गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और ऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए मैंने आप लोगों के लिए पॉलिटी की सीरीज़ चला रखी है। लेकिन मेरी आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए या कोर्स ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इतनी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, आज हमारी पॉलिटी की 6ठी क्लास है और अब जल्द ही हम हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटी की 6ठी क्लास का ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? यूट्यूब पर मैं आप लोगों को इतना बेहतरीन कंटेंट देने के लिए जा रहा हूँ, इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, और आगे जितनी मुझसे कोशिश होगी, जितना मुझ में दम है, कंटेंट आप लोगों को बेस्ट ही दिया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? मैंने आपको बताया था जो हमारी प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण ही प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित नेहरू जी द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या किया था? पारित किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध दो लोगों ने किया था। एक थे आपके तुरंत पारित होने का विरोध दो लोगों ने किया था, और एक थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और एक थे आपके M.R. जयकर। तो प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा? सिब्बनलाल सक्सेना ने, H.V. कामत ने, रोहिणी कुमार चौधरी ने, या आपका ब्रजेश्वर प्रसाद ने। तो आप ध्यान रखना, प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का जो प्रस्ताव रखा था वो आपके H.V. कामत ने रखा था, H.V. कामत साहब ने रखा था। प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ा जाना चाहिए। तो ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तावना में किसने रखा था? H.V. कामत ने रखा था। अगर हम सिब्बनलाल सक्सेना की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। और अगर हम रोहिणी कुमार चौधरी की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। और अगर हम ब्रजेश्वर प्रसाद की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का जो प्रस्ताव रखा था वो H.V. कामत ने रखा था, और रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, और सिब्बनलाल सक्सेना ने महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाना चाहिए, ये सिब्बनलाल सक्सेना। प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाना चाहिए, रोहिणी कुमार चौधरी ने। और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा जाना चाहिए, ये आपका ब्रजेश्वर प्रसाद ने। और ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? वो थे आपके H.V. कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, क्वेश्चन नंबर 58। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, उनका क्रम बताएं। मैंने आपको बताया था, इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक,
आर्थिक और आपका राजनीतिक। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में आपके 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। अगर पूछा जाए प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पूछा जाए प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। और स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो उसने कहा है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, उनका क्रम बताएं। ऑप्शन ए आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय और ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो मैंने आपको जब बताया था कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और वो आपको क्रम से पढ़ने हैं, तो उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, लेकिन उनका आपको क्रम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्रम। नेक्स्ट, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, उनका क्रम बताएं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, उनका क्रम बताएं। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, उनका क्रम बताएं। ऑप्शन है विचार, धर्म, उपासना, विश्वास, अभिव्यक्ति। धर्म, विचार, उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास। उपासना, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? ऑप्शन डी है। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रस्तावना में 2 प्रकार के समानता की बात की गई है, लेकिन उनको आपका क्रम पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन की नींव रखी? किस अधिनियम ने भारत के विभाजन की नींव रखी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने, 1935 के भारत शासन अधिनियम ने, 1858 के भारत शासन अधिनियम ने। ये क्वेश्चन अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है। तो आप ही बताओ क्या किस अधिनियम ने भारत के विभाजन की नींव रखी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने भारत के विभाजन की नींव रख दी, क्योंकि इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर अगर हम मार्ले की बात करें तो मार्ले थे आपके उस समय राज्य सचिव या भारत सचिव बोल दो, और मिंटो थे आपके गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना किस अधिनियम ने भारत के विभाजन की नींव रखी? तो आंसर होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट, मैंने लिख रखा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बोल रहा हूँ, नोट ए। नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। नोट नंबर 2, सांप्रदायिकता का जनक हम किसको कहते हैं? सांप्रदायिकता का जनक हम कहते हैं किसको? लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिकता का जनक, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भाई सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है। और इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये कथन किसका है? ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई किस अधिनियम ने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये कथन किसका है? ये कथन आपका के.एम. मुंशी का है। ये कथन आपका के.एम. मुंशी का है।
ये कथन आपका के.एम. मुंशी का है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन की नींव रखी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने। मार्ले आपके राज्य सचिव थे और मिंटो आपके गवर्नर जनरल थे। और इसी अधिनियम को कहा गया कि इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। और किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। और सांप्रदायिकता का जनक किसको कहते हैं? मिंटो को कहते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की। अब ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इससे क्या तात्पर्य है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इससे क्या तात्पर्य है? इससे सिर्फ इतना तात्पर्य है कि कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर सिर्फ एक वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। एक आपका होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, एक आपका होता है आरक्षण। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अलग होता है, आरक्षण अलग होता है। कभी इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बस आज सिर्फ आप इतना समझ लो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को वोट देने का अधिकार होगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से क्या तात्पर्य है? एक बार और रिपीट कर देता हूं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग को वोट देने का अधिकार होगा। एक ही वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? ये भी आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ध्यान रखना आप मेरे भाइयों, अच्छे से ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि भाई महिलाओं को पहली बार मत देने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो आपके 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से प्राप्त हुआ था। और वह पहला देश कौन सा था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? वो कंट्री थी आपकी न्यूजीलैंड। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? तो आंसर होगा मेरे छोटे भाई बहनों, क्या? न्यूजीलैंड। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो ऑप्शन आपका ए होगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। किस अधिनियम के माध्यम से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हुई? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पेपर में पूछा जाता है। मैं यकीन मानो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो मेरी क्लासें चलेंगी सारी फ्री चलेंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई को ध्यान में रखते हैं और जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेहतरीन कंटेंट के साथ चलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट दूं ताकि आप फर्स्ट टाइम में ही अपना पेपर निकाल ले जाएं। तो किस अधिनियम के माध्यम से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हुई? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ऑप्शन ए होगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू आपके राज्य सचिव थे, चेम्सफोर्ड आपके क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखना किस अधिनियम के माध्यम से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हुई? तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम के ही माध्यम से महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और कंट्री कौन सी थी जिसने महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया? वो थी आपकी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत पेपर में पूछता है। किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हुआ? किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हुआ? तो ध्यान रखना
इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत मैंने आपको 3 बातें बताई। 3 बातें क्या हैं कि भाई प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हुआ 1919, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1919, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई 1919। आप इस दोहरे शासन से क्या समझते हैं? आप इस दोहरे शासन से क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना, आप इस दोहरे शासन से क्या समझते हैं? आप इस दोहरे शासन से क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना, अगर हम दोहरे शासन की बात करें, दोहरा शासन यानी द्वैध शासन, दोहरा शासन यानी द्वैध शासन, द्वैध शासन यानी दोहरा शासन। कहने का मतलब ये था, जो गवर्नर होता था उसने अपने कार्यों को 2 भागों में बांट दिया था। कुछ कार्य तो उसने अपने पास रखे और कुछ कार्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को दे दिए। लेकिन ये दोनों के दोनों जो कार्य करते थे वो जनता के लिए करते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? द्वैध शासन या दोहरा शासन। द्वैध शासन या दोहरा शासन। आगे कुछ क्वेश्चन द्वैध शासन से भी चलेंगे जो आपके सिलेक्टेड होंगे। तो आप बस इतना याद रखना, किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हुआ। तो आपको पता होना चाहिए किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हुआ। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और किस अधिनियम के माध्यम से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दोहरा शासन यानी द्वैध शासन, यानी गवर्नर जनरल जो होता था उसने अपने कार्य 2 भागों में बांट दिए थे। कुछ कार्य उसने अपने पास रखे, कुछ कार्य उसने जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि को दे दिए। लेकिन ये दोनों के दोनों जो कार्य करते थे वो जनता के लिए करते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? दोहरा शासन या द्वैध शासन। नेक्स्ट, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो आपके क्लाइव थे, और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था वही बंगाल का क्या बना था? वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वो एक्ट कौन सा था? वो एक्ट था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। मैं आपको बता दूं, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, इससे पहली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है? तो किस अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो आंसर आप लोगों का क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन किस एक्ट के माध्यम से? 1813 का चार्टर एक्ट। ये क्वेश्चन भी अभी पेपर में आया था, CHSL में लगा था ये क्वेश्चन। तो क्या लगा था कि भाई भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों का भारत में जो आगमन हुआ किस एक्ट के माध्यम से हुआ? तो 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। मैंने आपको बताया था कि भाई 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक जो कार्य थे वो अधीन चले गए थे निदेशक मंडल के, और जो प्रशासनिक कार्य थे उनके लिए एक नया बोर्ड गठित किया गया था जिसको हम नियंत्रक मंडल के नाम से जानते हैं। और नियंत्रक मंडल में सदस्यों की संख्या थी कितनी? 6। लेकिन यहाँ निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो निदेशक मंडल के सदस्यों की जो संख्या थी वो 24 थी, लेकिन 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ये क्वेश्चन भी अपने आप में सिलेक्टेड है। और किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1853 का चार्टर एक्ट।
निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 1858 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी अपने आप में फेमस है। क्या है? दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। दो क्वेश्चन है, दास प्रथा का पूर्ण रूप से अंत और दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। अच्छे से ध्यान समझना, दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया किस एक्ट के माध्यम से? तो 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे? विलियम बेंटिंक साहब थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आ जाए, दास प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ? तो ध्यान रखना, पूर्ण रूप से जो दास प्रथा का अंत हुआ था, वो आपका 1843 में हुआ था। और किया किसने था? तो ध्यान रखना, एलन बरो द्वारा दास प्रथा का क्या किया गया था? पूर्ण रूप से अंत किया गया था। और कब किया गया था? 1843 में। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, दो क्वेश्चन हैं आपके। पहला, दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया, एक्ट कौन सा था? 1833 का। लेकिन दास प्रथा को पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? दास प्रथा का पूर्ण रूप से कब अंत हुआ? 1843 में। और किसके समय में? एलन बरो। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम गवर्नर जनरल को अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आंसर होगा 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। मैंने आपको बताया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, गवर्नर की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई थी और उसमें सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी? 4। एक उसमें सदस्य आपके फिलिप फ्रांसीसी थे, एक आपके कौन थे? बर्वेल, एक आपके कौन थे? मॉनसन, और एक कौन थे? आपके क्लेवरिंग। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई? गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और अगर ये पूछ लिया जाए निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, तो आंसर होगा 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये भी आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी क्या है? इसका भी आंसर क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। और गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट।
1833 का चार्टर एक्ट। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही क्या हुआ था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसी एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को शिक्षा का क्या बनाया गया, माध्यम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 71, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, क्लाइव के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, कर्जन के द्वारा या विलियम बेंटिंग द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1829 शारदा एक्ट के माध्यम से। और किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ध्यान से इस चीज को। क्वेश्चन आएगा, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से। और कब, 1829 में। 1829 में। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कमेंट में बताना, सती प्रथा का जो सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई। ये क्वेश्चन भी बहुत सिलेक्टेड है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई। 1761 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है कि भाई भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगर हम अध्यादेश की बात करें, अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश आपका एक नियमित समय का कानून होता है। नियमित समय का कानून होता है क्या, अध्यादेश। तो आपको पता होना चाहिए अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक नियमित समय का कानून होता है। वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास है। कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन ये आए कि भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो आंसर क्या होगा आपका अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश क्या होता है, नियमित समय का कानून होता है। अध्यादेश की आपसे अवधि पूछी जाए तो 6 माह होती है, लेकिन अगर अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछ ली जाए तो 6 माह 6 हफ्ते होती है। 6 माह 6 हफ्ते होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है जब अध्यादेश से क्वेश्चन आपका पेपर में लगेगा, या पेपर में बोल रहा हूँ जब मैं आपको ये बताऊंगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अध्यादेश की अवधि 6 माह, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 हफ्ते होती है। कैसे होती है फुल डिटेल में बात करेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई, तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। और वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रपति है
वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 123, क्योंकि हम भाई भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, अपने देश का संविधान पढ़ रहे हैं, तो हम अपने देश के राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो वर्तमान में जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। और अगर राज्यपाल से पूछा जाए, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 213। नेक्स्ट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1956, 1955, 1951, 1950। तो आंसर होगा 1955। और यहाँ अध्यक्ष कौन बने थे? किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? ध्यान रखना, अध्यक्षता किसकी थी? MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ध्यान रखना। और ये भारत के क्या थे? प्रथम महान्यायवादी भी बने थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? सीतलवाड़। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्रनाथ सिन्हा की नियुक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में। क्या बने के आएगा कि भाई गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें पहले भारतीय कौन थे जिनको शामिल किया गया था? तो आंसर आपका क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की क्या हुए थे? कार्यकारिणी में या परिषद में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम विधि सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया था? तो आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। और किस परिषद अधिनियम के तहत? 1909 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? गुलामी का अधिकार पत्र बोल दो या फिर दास्ता का अधिकार पत्र बोल दो। किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया या दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया और किसने कहा? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया, दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया। और कहा किसने था? और ये कहा किसने था? ये कहा था आपके पंडित नेहरू जी ने। पंडित नेहरू जी ने। किसने कहा था? ये पंडित नेहरू ने कहा था। क्लियर है यहाँ तक? किसने कहा था? ये पंडित नेहरू ने। तो ध्यान रखना 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र, 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो आपके वो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरे भाई, किस अधिनियम को उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी गई? मैंने आपको बताया था कि भाई भारत के विभाजन की जो नींव रखी थी वो किस अधिनियम ने रखी थी? भारत के विभाजन की जो नींव रखी थी मेरे भाइयों, वो किसने रखी थी? वो रखी थी 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम ने। और मैंने साथ ही साथ वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि इस अधिनियम को क्या कहा गया? लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी गई। किसने कहा था? और ये कथन किसका था?
कि इस अधिनियम ने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी? के एम मुंशी का। किसका कथन था? के एम मुंशी का। और इसी अधिनियम ने क्या किया था? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो किस अधिनियम को उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा की गई? तो आंसर आपका क्या होगा? 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। और किसने कहा था ये किसने कहा था? ये कहा था आपके के एम मुंशी ने। किसने कहा था? के एम मुंशी ने। कि भाई 17, ध्यान रखना आप लोग, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम को क्या कहा था के एम मुंशी ने? कि इस अधिनियम ने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। नेक्स्ट, भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया कि भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1946, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो गठन, और एक गठन की घोषणा, और एक मुस्लिम लीग शामिल। तो ध्यान रखना, भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की जो घोषणा की गई वो 24 अगस्त 1946 को की गई। लेकिन अगर इसके गठन की बात की जाए कि भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ, तो आंसर होगा 2 सितंबर 1946। और भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ, तो आंसर होगा 26 अक्टूबर 1946। 3 क्वेश्चन आपको इससे अच्छे से पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड, देख लो आप, ये यूपीपीसीएस में आ गया क्वेश्चन। ये यूपीपीसीएस के प्री में आ चुका है कि भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा कब की गई। क्या पूछा है? घोषणा कब की गई, गठन नहीं पूछा, गठन की घोषणा कब की गई। तो 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946। अगर गठन पूछा जाए तो 2 सितंबर 1946, और मुस्लिम लीग शामिल कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 1946। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। रक्षा विभाग किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास था। वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खां के पास था। और स्वास्थ्य विभाग गजनफर अली खां के पास था। और विधि आयोग किसके पास था? योगेंद्रनाथ मंडल के पास था। ये कुछ विभाग बताए थे मैंने अंतरिम सरकार में कि भाई अंतरिम सरकार में ये विभाग इनके पास थे, तो आप अच्छे से याद रखना। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। और रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास। विधि विभाग लियाकत अली खां। स्वास्थ्य विभाग गजनफर अली खां। और विधि विभाग योगेंद्रनाथ मंडल। नेक्स्ट, गवर्नर की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? इससे पहले क्वेश्चन आ गया है। गवर्नर की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? मैंने आपको नोट करके लिखवाया था अभी, ये रहा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य को शामिल किया गया? किस प्रथम भारतीय विधि सदस्य को नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यही क्वेश्चन यहाँ आ गया। क्या क्वेश्चन क्या आया है, ये देखो। अंतरिम सरकार में, ठीक, ये तो आपके ये थे, यहाँ पे क्या था? ये रहा। गवर्नर की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? तो गवर्नर की परिषद में सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि गवर्नर की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया विधि सदस्य के रूप में? तो आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 78, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री किसको बनाया गया था? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री किसको बनाया गया था? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट, किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। तो ध्यान रखना, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का जो प्रावधान किया गया था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। और इस माउंटबेटन योजना को हम क्या बोलते हैं? हम इसको जून प्लान भी बोलते हैं। जून प्लान भी बोलते हैं।
जून प्लान भी बोलते हैं। तो माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम क्या है? जून प्लान। और अगर हम इसकी डेट की बात करें तो इसकी डेट भी आपको पता होना चाहिए, 3 जून। तो ध्यान रखना, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। तो ध्यान रखना, किस योजना द्वारा भारतीय एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? तो माउंटबेटन योजना, इसको हम जून प्लान भी बोलते हैं, 3 जून 1947। नेक्स्ट, नोट नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किया गया। क्वेश्चन आएगा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला ये आपका क्या था? अंतिम कानून था। अंतिम कानून। प्रथम कानून पूछे ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया प्रथम कानून, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और अगर ये क्वेश्चन पूछे ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो प्रावधान किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आंसर किस अधिनियम के तहत? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और अगर योजना पूछी जाए तो माउंटबेटन योजना, जिसको हम जून प्लान भी कहते हैं, यानी 3 जून 1947। नेक्स्ट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? ये क्वेश्चन भी अपने आप में सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो ध्यान रखना, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान किया गया था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और संघीय न्यायालय भारत में कहाँ बना था? तो आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली। यानी ये जो आपका मुख्यालय बोल रहा हूँ, भारत में जो संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया था? वो आपका दिल्ली में स्थापित किया गया था। और किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इससे संबंधित मैंने कुछ नोट करके आपको लिखवा रखे हैं, वो आपको अच्छे से पढ़े। क्या है? पूछ लेगा, संघीय न्यायालय ने कार्य करना कब शुरू किया? तो 1 अक्टूबर 1937 से। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम से। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अक्टूबर 1937 से। इसका ये कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में, दिल्ली में। उसके बाद इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गोयर। इसके क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है, बहुत गलती करता है। एक सर्वोच्च न्यायालय है और ये आपका संघीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो एलिजा एम्पे, और संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो सर मॉरिस गोयर। बात समझ में आई? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ये संघीय न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उसके मुख्य न्यायाधीश आपके एलिजा एम्पे थे। और संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर मॉरिस गोयर। बात समझ में आई? और इस न्यायालय में 2 भारतीय न्यायाधीश भी थे। इस न्यायालय में 2 भारतीय न्यायाधीश भी थे, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। इसको भी अच्छे से याद रखना कि भाई जो संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, उसने कार्य करना शुरू किया था 1 अक्टूबर 1937 से। उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके सर मॉरिस गोयर थे। और संघीय न्यायालय में 2 भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8, 12, 321, 395। तो आंसर होगा 8। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव में आपके कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में आपके 8 अनुच्छेद।